नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, इसका प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अलग संप्रदाय का प्रतिपादन किया जिनका नाम था सिगमंड फ्राइड। यानी फ्राइड ने मस्तिष्क का क्या किया? विश्लेषण किया। किसका विश्लेषण किया? मस्तिष्क का। यानी हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की भाषा में मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? मन। तो इन्होंने मन का विश्लेषण किया और एक नया वाद निकाला जिसका नाम था मनोविश्लेषणवाद, और आगे चलकर यही बना मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। यानी इन्होंने क्या किया था? विश्लेषण करके एक नया वाद दिया और एक नई विचारधारा का क्या किया? प्रतिपादन किया। उस विचारधारा को मनोविश्लेषण के नाम से जाना गया। मनोविश्लेषणवाद, मन एवं मस्तिष्क का इन्होंने क्या किया था? विश्लेषण किया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मनोविश्लेषण कहा गया। ये सिगमंड फ्राइड जो थे, ये मनोविश्लेषणवाद के क्या थे? जनक थे। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मस्तिष्क को, किसको? मस्तिष्क को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? मन। तो इस मन को इन्होंने क्या किया? 3 भागों में बांटा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। यानी हम कह सकते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि सिगमंड जो फ्राइड थे, इनके जो जीवनी थी उस पर थोड़ा पर्दा डालते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे और कब इनका जन्म हुआ। देखते हैं, ये हैं सिगमंड फ्राइड। यानी कहने का मतलब है इनका ये जो निवासी थे वो कहाँ के निवासी थे? वियना के। और वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की जो है राजधानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 6 मई 1856 में एक यहूदी परिवार में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उस समय 1856 के आसपास विश्व के अंदर जितने भी यहूदी थे उन पर बहुत सारा अत्याचार किया जा रहा था। क्योंकि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा जो मरने वाली कौम थी वो कौन थी? यहूदी थे, जो हिटलर के द्वारा जिनका नरसंहार किया गया। तो इसके बारे में वो एक अलग टॉपिक है। तो यहूदियों पे बहुत सारा अत्याचार किया गया और इनके पिताजी को क्या कर दिया गया? उस समय मार दिया गया था। और इनका जो परिवार है वो बहुत ज्यादा कैसा होता था? पीड़ित होता था। इसलिए जो अब ये फ्राइड हैं, इनका लालन पालन कहाँ हुआ? अनाथालय में हुआ। उसके बाद ये कहाँ पर चले जाते हैं? उसके बाद यह चले जाते हैं पेंसी नगर। और पेंसी नगर कहाँ पर पड़ता है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी। वहां चले जाते हैं और यह बाद में पागलों के डॉक्टर बनते हैं। किसके डॉक्टर बनते हैं? पागलों के। और यह अपना जो अध्ययन करते हैं वो किन पर करते हैं? पागलों पर। ये काफी लंबे समय तक अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद क्या होता है कि इन्होंने एक हॉस्पिटल है, ये जो पेंसी नगर है, जैसे आपको पता है आगरा में पागलों का भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसी प्रकार पेंसी नगर में विश्व का सबसे बड़ा क्या हुआ करता था उस समय? पेंसी नगर के अंदर पागलों का विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता था और वहां पर ये पागलों का क्या करते थे? अध्ययन करते थे। तो जब ये पागलों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछते थे तो ये दंग रह जाते थे। किस तरीके से कि अगर ये किसी, इन्होंने क्या देखा पागलों के अंदर कि
दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के अंदर इन्होंने क्या पहचाना कि हर व्यक्ति के अंदर अचेतन मन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अचेतन मन। क्योंकि हर पागल के अंदर क्या होती थी? एक तर्क करने की, जो भी पागल होते थे, इन्होंने अध्ययन किया तो उस अध्ययन से क्या निकल के आया सामने? ये निकल के आया कि पागल में भी क्या होती है? तर्क करने की शक्ति होती है। तो यह सोचते थे यदि कोई व्यक्ति पागल है, ये क्या सोचते थे? यदि कोई व्यक्ति पागल है तो इनके अंदर इस प्रकार की जो विचारधारा है वो कहां से उत्पन्न होती है। तो उन्होंने ये पता लगाया और पता लगाने के बाद उनको पता चला कि विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पागल हो, उसके अंदर क्या होता है? अचेतन मन जरूर होता है। तो उसके बाद इन्होंने क्या निकाला? ये व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है इसका ये शरीर है, और इस शरीर में क्या होता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क को मनोविज्ञान की भाषा में बोला जाता है दोस्तों मन। और इस मन को इन्होंने 3 भागों में बांटा: अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। और इन्होंने बताया व्यक्ति के मन में यानी मस्तिष्क में अचेतन मन का जो भाग होता है वो कितना होता है? 90%। और अर्धचेतन मन का जो भाग होता है वो कितना होता है? 10%। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि मस्तिष्क में अचेतन मन का भाग 1/9 होता है, और वहीं पर कितना होता है? 10। कितना होता है? 9/10 और 1/10। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो इन्होंने ये पता लगाया पागलों का अध्ययन करके, यदि कोई व्यक्ति पागल है तो उसके मस्तिष्क में, उसका मस्तिष्क कैसा हो जाता है? यदि पागल है तो उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। लेकिन इस प्रकार की ये जो तर्क है, इसकी उत्पत्ति इन पागलों में होती कहां से है? तो फ्राइड ने हमारे पास में 3 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं ये बताया है। क्या बताया? अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। यानी हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो इस प्रकार से इन्होंने मन को 3 भागों में विभाजित किया। इनकी जो मूल थ्योरी थी, तो इन्होंने जो मूल थ्योरी थी वो ये थी, इन पर इन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो दिया था अचेतन मन पर। क्योंकि इन्होंने अध्ययन किया पागलों का, और पागलों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार की जो विचारधारा है पागलों में वो कहां से उत्पन्न होती है। तो इन्होंने सर्वाधिक जो बल दिया वो दिया अचेतन मन पर। तो ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं आगे। यदि इन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति को समझना है या किसी प्राणी को समझना है तो उसे समझने के लिए हमें अपनी विषय वस्तु किसे बनाना है? इन्होंने विषय वस्तु बनाया अचेतन मन को। तो इस तरीके से इन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया है वो किस पर दिया है? अचेतन मन का। उसके बाद हम देखते हैं जो सिगमंड फ्राइड है उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई हैं, सीधे सीधे प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। टेट जैसे एग्जाम में सीधे सीधे यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस जो किताब है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई? तो वो कौन है? सिगमंड फ्राइड। दूसरी इनकी किताब थी इड एंड ईगो, और तीसरी इनकी किताब थी अचेतन मन, जिसने इन्होंने सबसे ज्यादा इसी मन पर बल दिया था। उसके बाद फ्राइड के अनुसार हमें जिसका अध्ययन करना चाहिए वो है क्या है? सर्वाधिक बल इन्होंने किस पे दिया? अचेतन मन पर। वो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए इन्होंने 3 प्रकार की विधियां भी बताई। सबसे पहली विधियां क्या है? प्रक्षेपण विधि। दूसरी विधि क्या है? मुक्त साचार्य विधि। और तीसरी विधि क्या है? स्वप्न विश्लेषण विधि। अभी आप इनका नाम याद रखिए, क्योंकि ये जब हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में चर्चा करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि सिगमंड फ्राइड ने मन का अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी विधियां दी थी। तो वो ये 3 विधियां थी: प्रक्षेपण विधि, मुक्त साचार्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। फ्राइड ने अध्ययन का विषय किसको बनाया? ये मैं आपको बता चुका हूं, अचेतन मन को। विद्यार्थियों को सृजनशील, अधिगमशील और अभिप्रेरणा उत्पन्न करनी है।
उसके अचेतन मन को क्या करना है, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपको एक बालक को सर्जनशील बनाना है, क्रिएटिव, अधिगमशील यानी लर्नर बनाना है और मोटिवेटर बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, अचेतन मन को समझना। इनके जो समर्थक थे उनका नाम था एडलर और कार्ल युंग, या इसे कार्ल जुंग भी बोलते हैं। तो ये इनके दो शिष्य थे और इनके समर्थक भी थे इस संप्रदाय को लेकर, किसको, मनोविश्लेषण संप्रदाय को लेकर। बाद में ये जो युंग हैं यानी जो जुंग हैं, ये इनके खिलाफ हो जाएंगे और ये एक नया वाद देंगे जिसे जाना जाएगा विश्लेषणवाद। किसके नाम से जाना जाएगा, विश्लेषणवाद के नाम से जाना जाएगा। इसको आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो आगे की तरफ चलते हैं। सिगमंड फ्रायड जो थे, इन्होंने मन की तुलना की। किससे मन की तुलना की, इन्होंने मन की जो तुलना है वो बर्फ के एक शिलाखंड से की है। किससे की है, बर्फ के एक शिलाखंड से। तो इन्होंने बताया तुलना करके कि ये जो ये क्या है, जल, और इस जल में ये जो शिलाखंड आपको दिख रहा है ये बर्फ का शिलाखंड है। ये जो बाह्य भाग है, इस बाह्य भाग को इन्होंने मन का कौन सा भाग बताया, चेतन मन का भाग इसको बताया। और चेतन मन का भाग जो होता है वो कितनी परसेंट होता है, 10%। और इसके आंतरिक भाग में जो बताया वो क्या बताया, अचेतन मन, यानी जो जल के ऊपर है वो है चेतन मन, और जो अचेतन मन है वो कहाँ है, जल के आंतरिक भाग में। तो इस तरीके से इन्हें बर्फ के शिलाखंड से मन की तुलना की, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये होता है अचेतन मन। और उसके बाद इन्होंने इस तरीके से इसको क्या किया, तुलना की इसकी। और आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहां पे सबसे मुख्य जो बिंदु है वो दोस्तों यही है, और यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, जो मन है उसको क्या किया, 3 भागों में बांटा। क्या किया, 3 भागों में इन्होंने बांटा और बताया पहला मन कौन सा है, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, इन मनों का विभाजन किया, और इन्होंने बताया कि प्रत्येक मन क्या है, प्रत्येक मन क्या किया गया, वो किसके साथ जुड़ा होता है, व्यक्तित्व के प्रकार के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। ये आपको इधर दिख रहा है, ये सामने। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा। पहला अचेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन, और तीसरा क्या बताया, चेतन मन। तो ये आपने बात जान ली है। अब इन्होंने क्या कहा, ये हैं व्यक्तित्व के प्रकार। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो मनोविश्लेषणवाद है, इसके अंतर्गत ही अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं, जैसे अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, ये क्या हैं, यह अभिप्रेरणा के सिद्धांत का भी हिस्सा है। और इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे व्यक्तित्व के प्रकार। तो इन्होंने कहा, व्यक्तित्व के प्रकार बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो। यानी हम कह सकते हैं इड को इदम, और ईगो को अहम यहां, और सुपर ईगो को परम अहम या आदर्श अहम। तो इस तरीके से इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक मन के साथ, मतलब इन्होंने कहा व्यक्ति का जैसा मन होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। जैसा किसी व्यक्ति का या किसी प्राणी का मन होगा, और उसी प्रकार का उस व्यक्ति का क्या होगा, व्यक्तित्व होगा। यानी इन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति का अचेतन मन है तो उस व्यक्ति में जो व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा, इड प्रकार का। और अर्धचेतन मन में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, ईगो। और चेतन मन में
व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, सुपर ईगो। तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक मन से एक व्यक्तित्व का प्रकार जुड़ा होता है, जिसमें अचेतन मन से जुड़ा हुआ है इड। तो इन्होंने बताया जो अचेतन मन है ये जन्मजात होता है। तो अगर ये जन्मजात है तो ये व्यक्तित्व भी कैसा हुआ, ये भी जन्मजात हुआ। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, और क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, इन विशेषताओं से। कैसे पूछा जाएगा, ये जो अचेतन मन है इसके अंदर भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति ये मस्तिष्क के या मन के किस भाग में होती हैं, ये अचेतन मन में होती हैं। कौन, भावना, संवेग और व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ये किस मन में होती हैं, अचेतन मन में। दूसरी बात आपको याद क्या रखना है, ये जन्मजात होता है और इसका मन मस्तिष्क में कितना परसेंट होता है, 90% होता है। जितनी भी व्यक्ति की दमित ऊर्जा है, दमित ऊर्जा क्या होती है, जिन इच्छाओं को दमन कर दिया गया हो, क्या कर दिया गया हो, जिन इच्छाओं का दमन कर दिया गया हो। यौन ऊर्जा, व्यक्ति की यौन ऊर्जा, व्यक्ति के अंदर जितने भी अनैतिक विचार हैं और असामाजिक जो भी तत्व हैं वो किस मन के अंतर्गत रखे, सिगमंड फ्राइड ने, अचेतन मन के अंदर। असामाजिक जितने भी गुण हैं वो कहाँ हैं, अचेतन मन में, अमर्यादित। और ये जो अचेतन मन है इन्होंने बताया ये अगणित गहराई होती है इस मन की, यानी अगणित का मतलब ये है जिसकी कोई गिनती ना हो। इस अचेतन मन को इसीलिए इन्होंने सर्वाधिक बल दिया इस अचेतन मन पर, और इन्होंने किताब भी लिखी अचेतन मन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो अचेतन मन के अंदर ही व्यक्ति क्या होती है, भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं, यानी जिन इच्छाओं का क्या कर दिया गया हो, दमन कर दिया गया हो, यानी हम कह सकते हैं जिन इच्छाओं ने अपना दम तोड़ दिया हो वो क्या होती हैं, सारी दमित इच्छाएं। जितनी भी यौन ऊर्जा, अनैतिक विचार जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, असामाजिक जो भी गुण होते हैं, अमर्यादित अगणित गहराई होती है इस मन की, यानी ये सारी विशेषता हैं किसकी, अचेतन मन की। उसके बाद हम देखा ये कैसा होता है, जन्मजात। उसके बाद हम देखते हैं जन्मजात क्यों होता है। जब व्यक्ति या बालक कोई जन्म लेता है तो उसके साथ क्या आता है, अचेतन मन। लेकिन उसके साथ क्या नहीं आता, चेतन मन कभी जन्म लेते ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब व्यक्ति समाज में आता है, समाज के तौर तरीके सीखता है, नई नई नैतिकताओं का क्या करता है, आह्वान करता है, तब उसके अंदर एक नैतिक गुण आता है, तब इस चेतन मन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एक व्यक्ति के अंदर। तो अर्ध चेतन मन और चेतन मन के साथ, अर्ध चेतन मन के साथ कौन सी व्यक्ति का व्यक्तित्व जुड़ा है, ईगो, और चेतन मन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सुपर ईगो। ये दोनों कैसे होंगे, अर्जित। और ये अर्जित कैसे किए जाते हैं, ये अर्जित किए जाते हैं या तो किसी शिक्षक के द्वारा या हो सकता है प्रशिक्षण के द्वारा। प्रशिक्षण के द्वारा इस ऐसे व्यक्तित्व को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, या समाज के द्वारा। तो ये दोनों कैसे होते हैं, अर्जित। कैसे होते हैं दोस्तों, अर्जित। उसके बाद हम देखते हैं ये अचेतन मन होता है, इसको बोला जाता है आनंद का नियम। क्या बोला जाता है, आनंद का नियम। अर्ध चेतन मन को क्या बोला जाता है, वास्तविकता का नियम। क्या बोला जाता है, वास्तविकता का नियम। और चेतन मन को क्या बोला जाता है, नैतिकता का नियम। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्योंकि इनको कई एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आनंद का नियम कौन सा मन फॉलो करता है, तो वो कौन सा है, अचेतन मन। इसी प्रकार पूछा जाएगा वास्तविकता का जो नियम है वो कौन सा मन इस पर आधारित है, तो अर्धचेतन मन। उसके बाद नैतिकता का जो नियम है वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, चेतन मन के द्वारा फॉलो किया जाता है। चेतन मन जो है उसका हिस्सा कितना है, 10%। तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है, और प्रश्न हमेशा यहीं से पूछा जाएगा। अब आगे हम देखेंगे एक एक की जो विशेषताएं हैं अचेतन मन की, अर्धचेतन मन की और चेतन मन की, जो भी विशेषताएं हैं और जिस
तरीके से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सबको देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है, 3 चीज होती हैं। सबसे पहले भावना, दूसरा हमने देखा संवेग, और तीसरा होता है मूल प्रवृत्ति। इन तीनों में पहले आपको अंतर समझना है, आखिरकार इनमें अंतर क्या है। ये तीनों, पहली बात तो अचेतन मन में होती हैं, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था थोड़ी देर पहले। भावनाएं, संवेग और मूल प्रवृत्ति ये कहाँ होती हैं? अचेतन मन में। और अचेतन मन कैसा होता है? जन्मजात। तो जो मूल प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? जन्मजात। जो संवेग होते हैं वो जन्मजात नहीं होते। और जो संवेग, एक संवेग है जिसका नाम है उत्तेजना, उत्तेजना नामक संवेग जो है वो कैसा होता है? जन्मजात होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैं कहूं भावना, भावना क्या होता है? मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला विचार या विचारों का आंतरिक रूप, जिस विचार को अभी प्रकट न किया गया हो। आप इजिली इस बात को समझ गए होंगे बिना मेरे बोले ही कि भावना क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने किसी व्यक्ति से बोला भी होगा कि आप मेरी भावना नहीं समझ सकते, तो वो आपकी भावना क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि अभी वो आपके आंतरिक यानी आपका जो विचार है, जो भावना है, वो कहाँ है? अंदर है। अभी आपके अंदर उस विचार को अभी आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, तो वो होती है भावना। अभी आपके कहाँ है? वो मस्तिष्क में है। अभी कहाँ है? वो जो भावना है अभी आपके मन में है। यानी हम कह सकते हैं कि भावना जो खुद तक सीमित है, अभी आपने किसी को बताई नहीं, वो होती है भावना। संवेग क्या होता है? संवेग होता है विचारों का बाह्य प्रकाश। यानी जैसे ही आपने किसी को बता दिया, किसी ने किसी के सामने उस भावना को, जैसे ही आपने उस विचार को किसी के सामने प्रकट कर दिया, यानी उसका बाह्य प्रकाशन कर दिया उस विचार का, अब वो क्या बन गया? संवेग। उसके बाद मूल प्रवृत्ति, और इस बाह्य प्रकाशन पर आपने एक क्रियात्मक रूप कर दिया, उस विचार का क्रियात्मक रूप। मतलब जो विचार था, अब उस विचार को आप क्रिया करने लगे, विचारों द्वारा होने वाली क्रिया। जैसे मैं आपको कहूं ये एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को देखा, ये एक माउंट एवरेस्ट है, और इस व्यक्ति के मन में क्या भावना आई कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो ये अभी इसके मन में है, तो ये क्या है? भावना। जैसे ही इसने किसी व्यक्ति को बताया, दूसरे व्यक्ति को, इस दूसरे व्यक्ति को इसने बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हूं, तो ये क्या हो गया? अब संवेग, बताने पर। और जैसे ही ये इस पर चढ़ने लगा, जैसे ही उस संवेग का इसने क्रियात्मक रूप दिया, चढ़ने लगा, तो ये क्या हो गई? अब उसकी मूल प्रवृत्ति। तो ये आपने देखा कि ये तीनों कैसे होते हैं? जन्मजात। तो संवेग, उत्तेजना नामक एक संवेग है जो जन्मजात होता है। प्रश्न ये पूछा गया है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से, अब देखो भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, दमित, इच्छाएं, और आपने देखा यहाँ पर इच्छाओं का भंडारण बोलते, इसका अचेतन मन को बोलते हैं इच्छाओं का भंडार गृह। यानी भावना, संवेग, जो भी यौन ऊर्जा है, और जितनी भी ईर्षा, कुंठा, जितनी भी बातें हैं, ये कहाँ होती हैं? अचेतन मन के अंदर। अब हम इनकी विशेषता देखते हैं। जैसे मैं कहूँ ये है अचेतन मन। पहली बात आपको पता है, मस्तिष्क में इसका कितना भाग होता है? 90% या 1/10। ये यहाँ पर 9/10, ये भाग क्या है? यहाँ पर ये होता है मस्तिष्क में, अचेतन मन का। इसी मन को हम कहते हैं आनंद और सुख के नियम पर ये चलता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? आनंदवादी, सुखवादी मन। अब इसको आनंदवादी या सुखवादी मन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मन क्या चाहता है? आनंद चाहता है। क्यों चाहता है? जैसे कि मुझे हमेशा ये मन चाहता है कि मैं हमेशा आनंद में रहूं, ये हमेशा आनंद की प्राप्ति चाहता है। हर समय ये क्या चाहता है? ये मन कि मैं आनंद में रहूं, और मैं आनंद की ये प्राप्ति चाहता है हर समय। जैसे मैं कहूं आपसे कि कभी कभी आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ते पढ़ते आप क्या कहते हो कि अब मैं नहीं पढ़ रहा, अब मैं क्या देख लेता हूं? एक मूवी देख लेता हूं।
तो ये क्या है, ये कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आते हैं। कभी आप रोड पे चल रहे हो, कभी आपके मन में ख्याल आता है कि आज मैं मूवी देख आता हूँ। कभी आपके मन में क्या होता है, कभी आप रोड पे चल रहे हो, कभी आपका खाने का मन कर आता है। तो ये कहाँ है, ये अचेतन मन में हमेशा ये सुख प्राप्त करना चाहता है। ये मन, यह मन इच्छाओं का भंडार गृह होता है। जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, अचेतन मन में होती हैं। यह मन जन्मजात होता है, ये हमने पढ़ लिया है। छोटे छोटे बालकों में इसकी प्रधानता होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं प्रधानता क्यों होती है। इसलिए होती है प्रधानता कि दोस्तों आपको पता है इसकी प्रधानता इसलिए होती है, ये बताता हूं आपको अभी, कि जैसे ही बालक ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ही उसमें कौन सा मन होता है, अचेतन मन। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, जन्म लेते ही बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती हैं, मूल प्रवृत्तियां। और मूल प्रवृत्तियां कहाँ होती हैं, अचेतन मन के अंदर। ऐसे ही भावना संवेग वो कहाँ होते हैं, जन्म लेते ही व्यक्ति के अंदर क्या आती हैं, मूल प्रवृत्तियां। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया वो क्या बोलेगा, कभी रोने लग जाएगा, कभी हंसने लग जाएगा, तो वो क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं। कभी डरने लग जाएगा अचानक से, तो वो क्या है, मूल प्रवृत्तियां। और मूल प्रवृत्तियां कहाँ होती हैं दोस्तों, अचेतन मन। तो इस प्रकार छोटे छोटे बालक जो होते हैं उसमें इसकी प्रधानता होती है। अभी इनके अंदर नैतिकता नहीं आई, इन बच्चों के अंदर अभी इन्होंने नैतिक जो भी सामाजिक जो भी आह्वान है उनके अंदर अभी नहीं आया है। अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, तर्क करते हैं, तो वो तर्क कहाँ पर है, अचेतन मन के अंदर। इसलिए इसमें छोटे छोटे बालकों की इसमें प्रधानता होती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मन होता है। क्यों महत्वपूर्ण मन होता है, इसी वजह से कि क्योंकि सबसे पहले जो विकास होता है वो अचेतन मन के अंदर होता है विद्यार्थी का। इसे तार्किक मन, क्योंकि इसमें ही बच्चा क्या करता है, तर्क करता है अनेक प्रकार की। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, अचानक से उन्होंने कोई किसी प्रकार का जानवर देखा और उस जानवर के बारे में वो अनेक सारे सवाल पूछने लग जाते हैं, तर्क करने लग जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है तार्किक मन। और ये इन विशेषताओं में से, ये सारी जो भी विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं। यहां से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी अचेतन मन की विशेषता नहीं है। 3 इनमें से देगा हैं और चौथी डाल देगा चेतन मन वाली विशेषता या अर्ध चेतन वाली विशेषता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा अचेतन मन के बाद हम देखते हैं, उसके बाद आता है अर्ध चेतन मन, और ये वास्तविकता के नियम पर चलता है। अब मैं आपको बताता हूं वास्तविकता का नियम क्या होता है। जैसे मान के चलिए आजकल जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें एक बहुत बड़ा क्रेज है। क्या क्रेज है, सिगरेट पीने का। क्या है, सिगरेट पीने का उनमें शौक है। ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, उनके मन में आता है कि मैं सिगरेट पी लेता हूं। तो ये मन कौन सा मन कह रहा है कि मैं सिगरेट पी लेता हूं, ये कह रहा है आपका अचेतन मन। किससे कह रहा है, स्टूडेंट से, कि आज मैं पी लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा। तो ये कौन कह रहा है, अचेतन मन। अगर तुरंत हम चेतन मन की बात करें तो चेतन मन क्या कहेगा कि नहीं, मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये बुरी बात है। क्या है, बुरी बात है। क्योंकि वो नैतिकता के नियम पर चलना चाहता है। किसके नियम पर चलना चाहता है, जब वो मना कर रहा है सिगरेट पीने की, तो वो नैतिकता के नियम पर चलने की बात कर रहा है। तो वो कहाँ है, चेतन मन। अब वास्तविकता का मतलब क्या होता है, वास्तविकता का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये मन जो है अर्धचेतन मन, ये ना तो अचेतन मन के साथ होता है और ना ही चेतन मन के साथ होता है। क्यों नहीं होता, ये वास्तविकता पर बल देता है। जैसे ही आप सिगरेट पी रहे हो और आप चुपके से सिगरेट पी रहे हो खड़े होकर, तो आप क्या देखोगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा सिगरेट पीते हुए। तो उस समय ये अर्धचेतन मन क्या करेगा, ये अचेतन मन का साथ देगा कि ठीक है, मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं सिगरेट पी लेता हूं। लेकिन अगर इस अर्धचेतन मन को लग रहा है कि मुझे कोई सिगरेट पीते देख रहा है, तो वो किसके साथ चला जाएगा, चेतन मन के साथ चला जाएगा और ये कहेगा कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो ये होता है अर्धचेतन मन। यानी ये वास्तविक स्थिति पर बल देता है। जो भी वास्तव में, जो भी प्रेजेंट में होगा, जो भी
प्रेजेंट में होगा, वर्तमान में होगा, उसी के साथ ये मन होता है अर्धचेतन मन। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपकी समझ में आया होगा कि वास्तविकता का नियम क्या होता है। अचेतन मन और चेतन के मध्य की अवस्था, वही बात देखो, अब यहाँ पे ये बीच में है, यहाँ अचेतन मन था इस जगह पे और यहाँ था चेतन मन, तो इनके बीच में है। याद की गई बात अचानक भूल जाना, किस मन को, मन की बात है, अर्धचेतन मन की। अचानक से आप कहीं बुक को रखकर भूल जाते हो और 2 दिन बाद देखते हो यार मैं कि मेरी बुक कहाँ है, आप भूल जाते हो, तो ये कहाँ की बात है, अर्धचेतन मन की। व्यक्ति का बात करते समय लड़खड़ा जाना, अटक जाना, इसी मन के लक्षण होते हैं। तो ये भी विशेषताएं, इनमें से भी कोई पूछ लेगा या इनमें से एक विशेषता अचेतन मन में डाल देगा और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं चेतन मन क्या है। नैतिकता के नियम पर बल देता है। ये मैं अभी आपको बता दिया है कि नैतिक का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति समाज के आधार पर चले, नैतिक विचारों पर चले, नैतिक नियमों का क्या करे, नैतिक नियमों को माने, और उसे बोला जाता है नैतिकवादी मन या नैतिक मूल्यों का भंडार। इसे क्या कहा जाता है, नैतिक मूल्यों का, या इसे हम आदर्शवादी या आदर्शों का भंडार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आदर्शवादी मन या आदर्शों का भंडार। जैसे मैं आपसे कहूं, या जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होंगी वो कहाँ होंगी, चेतन मन में होंगी। आदर्शवादी, या जैसे आपने देखा है, जैसे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसी कारणवश आपका टीचर में नंबर नहीं आया है और आप देखते हो कि आपसे कोई जूनियर है, और जब वो जूनियर आपसे पूछता है कि भैया जी मुझे टीचर की तैयारी करनी है, मैं किस तरीके से करूं, तो आप क्या देने लग जाते हो, अपने जूनियर को ज्ञान देने लग जाते हो। तो जब ज्ञान देने लग जाते हो तो इसी को बोला जाता है आदर्शवाद, यानी किसी दूसरे को ज्ञान देना, ये होता है आदर्शवाद या आदर्श, इसे बोला जाता है। जो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति क्या होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति उन्हें कहा जाता है, इस मन का व्यक्ति कैसा होगा, आध्यात्मिक होगा, मतलब सामाजिक होगा, पहली बात। और इस तरीके का जो मन है वो किन के पास मिलता है, अभी हम देखेंगे कि जितने भी जो योगी होते हैं वो और बाबा होते हैं, उनके पास इस मन की क्या बात पाई जाती है, बहुतता पाया जाती है इस मन की। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखने वाले हैं कि इन मनों को, जितने भी हमने मन पढ़े, 3, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, इन मनों के साथ एक व्यक्तित्व का प्रकार भी जुड़ा था जो हमने देखे थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब उन तीनों की, इन व्यक्तित्व के प्रकार की, मतलब जैसा व्यक्ति का मन और वैसा ही उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, जैसा व्यक्ति का मन होगा और उसी प्रकार की उसकी कैसी होगी, पर्सनालिटी होगी। अब तो अचेतन मन होगा तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इड। ठीक है, अगर अर्धचेतन मन है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ईगो, या चेतन मन है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, सुपर ईगो। अब हम इनकी विशेषताएं देखते हैं। व्यक्तित्व के 3 अंग बताए किसने, सिगमंड फ्राइड ने, और प्रत्येक व्यक्तित्व को मन से जोड़ा। जैसे इड है, जिसमें इड प्रकार या इदम प्रकार की व्यक्तित्वता होगी, उसमें कौन सा मन पाया जाएगा, अचेतन मन। तो जो विशेषता अचेतन मन की होंगी वो विशेषता किसकी होंगी, इड की होंगी या इदम की होंगी। जैसे इच्छाओं का भंडार, अचेतन मन में हमने ये पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, इच्छाओं का भंडार। बालकों में इसकी क्या होती है, प्रधानता होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। जन्मजात होता है, आनुवांशिक होता है। इसमें समाजीकरण नहीं होता। समाजीकरण किसमें होता था, चेतन मन में। इसमें समाजीकरण क्यों नहीं होता, जितने भी प्रकार की जो विचार हैं, जैसे यौन ऊर्जा है, दमित इच्छाएं हैं, वो सब कहाँ होती हैं, तो इसमें व्यक्ति का क्या नहीं होता, हो पाता है, समाजीकरण। तो इस प्रवृत्ति का बालक व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से पीछे नहीं हटेगा, इसी कारण क्या हो जाता है, अपराधी हो जाता है। तो अचेतन मन, जितनी भी बुरी बुरी, जितनी भी गंदगी है वो कहाँ होती है, अचेतन मन में होती है।
और जब मन है अचेतन तो उसमें पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कैसा होगा व्यक्ति का, इड प्रकार का होगा, इदम होगा। तो ये था, सिगमंड फ्रायड ने बताया 3 मन है और प्रत्येक मन के साथ उसका एक व्यक्तित्व जुड़ा होता है। तो ये था पहला व्यक्तित्व। दूसरा था इड ईगो, यानी इसको बोला जाता है अहम। और ये किस मन से जुड़ा होता है ये व्यक्तित्व? अर्धचेतन मन से। व्यक्ति क्या होता है? घनिष्ठ मित्र, मतलब जैसी सिचुएशन देखी उसी प्रकार ये क्या हो जाता है, उसी मन के साथ हो जाता है। ये मन हमने देखा था अभी किसी व्यक्ति के सामने, जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, इसने किसी पेन की चोरी की, और यदि इसको चोरी करते किसी ने देख लिया, चोरी करते देख रहा है कोई, तो ये कहाँ, ये क्या कहे, ये क्या है, ये नैतिकता है, चेतन मन की बात हो रही है। और इसको किसी ने चोरी करते नहीं देखा तो ये अचेतन मन की बुराई है। किसकी विशेषता है? अचेतन मन। यदि ये चोरी कर रहा है तो किसकी है? अचेतन मन की। और चोरी नहीं कर रहा है तो ये इसके अंदर क्या, नैतिकता, तो ये चेतन मन की विशेषता है। अब अर्धचेतन मन क्या करता था? अर्धचेतन मन ये करता था, यदि उसको चोरी करते कोई नहीं देख रहा है तो ये अर्धचेतन मन क्या हो गया? अचेतन के साथ। और इसको किसी ने चोरी करते कोई देख रहा है तो ये क्या कहेगा? नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये व्यक्ति का कैसा हो बन गया? घनिष्ठ मित्र। व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है, सफाई देने का काम करता है। जैसे चोरी की और देख लिया तो ये क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा था, तो ये बचाने का कार्य करता है, सफाई देता है। पश्चाताप की भावना होती है इसमें, पश्चाताप की भावना, ये भी एक विशेषता है। यह कार्यों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाता है। तो बीच में संतुलन ही तो बना रहा है इन दोनों के, चेतन और अचेतन मन के बीच में। उड और इड और सुपर ईगो के बीच की कड़ी होती है। तो ये सारी बातें दोस्तों हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा सिगमंड फ्रायड का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में जाना। फिर उसने शिलाखंड से जो भी उसकी तुलना की। उसके बाद हमने देखा कि इन जो मन है उसको 3 प्रकार में बांटा, और प्रत्येक मन के साथ क्या होता है, एक व्यक्तित्व का प्रकार जुड़ा होता है। तो ये सारी बातें सिगमंड फ्रायड ने बताई, और यही था मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत या मनो, और बाद में इसी को कहा गया मनोविश्लेषण, एक नए वाद का प्रतिपादन हुआ, उसको कहा गया मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो की जो विशेषता है वो किस किस समान होंगी? चेतन मन की। पहली बात तो जितनी भी गंदगी कहाँ होती है? अचेतन मन में, तो ये गंदगी को रोकने का कार्य करेगा। यहाँ बिल्कुल गंदगी नहीं होती। ये आक्रामकता को रोकता है, मतलब जो व्यक्ति के अंदर आक्रामकता होती है, क्योंकि यहाँ क्या व्यक्ति नैतिक है, बिल्कुल नैतिकता के नियम को फॉलो करता है। और जो नैतिकता के नियम को फॉलो करेगा वो आक्रामकता को क्या करेगा? रोकेगा। व्यक्ति का क्या होता है? समाजीकरण होता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का मतलब ये है, ये मतलब जितनी भी पारलौकिक बातें हैं, परलौकिक बातें हैं, उनको मानता है। आध्यात्मिक बातों को मानने की तरफ ये रुझान करता है। इस दुनिया में अलग अलग पारलौकिक बातें करते हैं, जैसे संत, योगी, महात्मा, योगी, बैरागी जो भी हैं ये होते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व, सुपर ईगो प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो इन व्यक्तियों में पाया जाता है, जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, योगी। ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि महात्मा लोग जो होते हैं उनमें किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, तो वो कौन सा है? सुपर ईगो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान करने वाला कौन सी पर्सनालिटी होती है, कौन सा व्यक्तित्व होता है? सुपर ईगो। तो इस तरीके से जो विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से जो प्रश्न कोई भी परीक्षा हो, रीट हो, सीटेट हो, टेट हो, यहाँ से हर बार एक प्रश्न उठाया जाता है, और आगे भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आपको इस क्लास में बहुत ऐसी बिंदुओं पे बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा। अब देखो, हमने इससे पहली वाली क्लास देखी थी, वो थी हमारी अभिप्रेरणा की क्लास। किसकी थी? अभिप्रेरणा की क्लास थी। और उस अभिप्रेरणा में हमने बताया था कि जो आपके मैकडूगल जो थे उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और उन्होंने ये सिद्धांत भी दिया था। लेकिन सिगमंड फ्रायड हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत में सिर्फ 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई। पहली मूल प्रवृत्ति क्या बताई? जीवन मूल प्रवृत्ति। और दूसरी मूल प्रवृत्ति बताई मृत्यु मूल प्रवृत्ति।
जो विलियम मैकडूगल थे, उन्होंने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में 14 प्रकार की जो जो मूल प्रवृत्तियां थी वो बताई, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो है वो किसके साथ जुड़ी होती थी, एक संवेग के साथ जुड़ी होती थी। संवेग से ही क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। तो ये मैंने आपको अभिप्रेरणा वाले जो टॉपिक था उसमें बताया था। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने जो अपना सिद्धांत है, उस सिद्धांत में 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई, ये आपको याद रखना है। जीवन मूल प्रवृत्ति, ये मूल प्रवृत्ति क्या कहती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो भी हमारा जीवन है वो, ये मूल प्रवृत्ति हमें क्या कहेगी कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऊर्जा प्रदान करती है, ये व्यक्ति में क्या करती है, ऊर्जा का संचालन करती है, ऊर्जा प्रदान करती है और प्रोत्साहन करती है। यानी हमेशा क्या करेगी, मोटिवेट करेगी एक अच्छे काम के लिए। और इस जीवन मूल प्रवृत्ति को एक विशेष नाम दिया गया, जिस नाम से जाना गया एरोज। इसे सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा, एरोज। इसको जीवन मूल प्रवृत्ति को। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया है, किस मूल प्रवृत्ति को एरोज कहा, तो वो जीवन मूल प्रवृत्ति। दूसरी मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई, आगे बढ़ने से रोकती है। मतलब व्यक्ति को क्या करती है, आगे बढ़ने से क्या करती है, रोकती है। नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और हतोत्साहित करती है। यानी उसके अपोजिट कार्य ये करती है। कौन सी, जीवन मूल प्रवृत्ति। और जीवन मूल प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड ने बताया कि इसको इन्होंने क्या बोला, थैनाटोस। किसकी संज्ञा दी इसको, थैनाटोस की। और जीवन को एरोज की। एरोज का मतलब क्या होता है, एरोज यानी एराइजन। एरोज, एराइज मतलब क्या होता है, बढ़ते रहना, यानी प्रोत्साहित कर रही है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एरोस मतलब एराइजन, मतलब जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। और यहाँ क्या है, थैनाटोस, ये है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जितनी भी बातें सिगमंड फ्रायड ने बताई, वो सारी जो भी टॉपिक है सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड, वो इस क्लास में मैं आपको पूरा करा दूंगा। तो ये था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ओडिपस और इलेक्ट्रा, इन्होंने ये बताया। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में, इसमें सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में क्या कहा, अपने सिद्धांत में ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों का क्या किया इन्होंने। मतलब सिगमंड जो फ्रायड थे, उन्होंने सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में ओडिपस और इलेक्ट्रा नामक जो ग्रंथियां हैं उनका वर्णन किया, जो कि पीयूष ग्रंथि से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है कि सिगमंड फ्रायड ने 2 तरह की ग्रंथियां बताई, पहली ओडिपस और दूसरी इलेक्ट्रा। और ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, ये पीयूष ग्रंथि से जुड़ी होती हैं। ओडिपस जो होती है वो पुरुषों में, ओडिपस याद रखना है, ओडी यानी पर्सन। ओडी में कौन चलता है, पर्सन। और इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा पे कौन चल रहा है, इलेक्ट्रा, इस पे चल रही है वुमेन या फीमेल, कुछ भी याद रख सकते हो। तो इलेक्ट्रा पे कौन चलती हैं, फीमेल। और ओडी में कौन चलते हैं, पर्सन, या आप कह सकते हो मेल। तो इन ग्रंथियों का कारण व्यक्ति के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। इन ग्रंथियों के कारण, ये जो 2 ग्रंथि हैं, इन दोनों ग्रंथियों के कारण क्या बताया कि व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। यदि कोई मेल है तो वो फीमेल की तरफ आकर्षित होगा, और कोई फीमेल है तो वो मेल की तरफ आकर्षित होगी। इन्होंने बताया कि ये 2 ग्रंथियां का इन्होंने कारण बताया। अब पहली ओडिपस, आपने देखा होगा जो पिता होते हैं उनका जो प्यार होता है वो किसके साथ होता है, बेटियों के साथ। तो ये क्या है, ओडिपस ग्रंथि। ठीक। और इलेक्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है, आपने देखा होगा माता को सबसे ज्यादा कौन प्यारे होते हैं, बेटे। तो माता को बेटे प्यारे होते हैं और पिता को बिटिया। तो यही है ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। एक और जो बिंदु है बहुत ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है, नार्सिसिज्म या स्वमोही। नार्सिसिज्म या स्वमोही, जो व्यक्ति अपने से प्यार करे, स्वयं से क्या करे, प्यार करे, स्वयं से लगाव हो उसे, और सिर्फ अपनी चिंता हो, उसे बोला जाता है नार्सिसिज्म और या स्वमोही।
नार्सी जिस्म और सोमई किसे बोला जाता है? इसे अपने आप से प्यार हो, लगाव हो, अपनी चिंता हो। आगे एक बिंदु और है जिसको बोलते हैं लिबिडो। अब इस लिबिडो का अर्थ क्या है वो समझते हैं। शेषवा अवस्था में काम वासना या कामुकता। लिबिडो क्या है? शेषवा यानी शिशु अवस्था में काम वासना, बालक में जो शिशु होता है उसमें काम वासना या कामुकता, उसे कहते हैं लिबिडो। अब फ्रायड ने क्या कहा कि शेषवावस्था में बच्चे में काम वासना होती है। फ्रायड ने यह बात कही कि शिशु अवस्था में जब बच्चा शिशु होता है तो उसमें काम वासना होती है, और इसी काम वासना के कारण बालक अंगूठा चूसता है, मतलब अपना अंगूठा चूसता है इसी काम वासना के कारण, और अपनी माँ का दूध पीता है। ये बात कही फ्रायड साहब ने। लेकिन यह काम वासना किशोरों की काम वासना से अलग है। उन्होंने ये बात भी बोली, जो किशोरों में काम वासना होती है, जो ये एक किशोर है, ठीक है, ये एक बच्चा है छोटा सा, तो ये शिशु है और ये है किशोर, तो इसके अंदर जो काम वासना है इस छोटे बच्चे से क्या होगी? अलग होगी। इन दोनों में अंतर। इस शिशु के अंदर किस प्रकार की काम वासना है? अंगूठा चूसना और माता का अपनी का दूध पीना, इसके अनुसार, फ्रायड के अनुसार। उसके बाद युंग इस बात से सहमत नहीं था। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि युंग, इनका जो मनोविश्लेषणवाद है उसको लेकर क्या हो गए थे, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। तो इसी बात पर इनमें क्या हुआ, इस फ्रायड में और युंग दोनों में क्या हुआ, मतभेद हो गया गुरु और शिष्य के अंदर। तो ये सहमत नहीं थे इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? इस लिबिडो को लेकर, जो इन्होंने लिबिडो के बारे में बताया। इसके अनुसार शेषवावस्था में बिल्कुल भी काम वासना नहीं होती। तो युंग यानी कार्ल युंग या कार्ल जुंग, इन्होंने कहा कि शेषवा अवस्था में किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती, और इसी प्रकार इन दोनों में क्या हो गया, मतभेद। तो लिबिडो के फलस्वरूप एक नए वाद को जन्म दिया गया जिसे कहा गया विश्लेषण। इनका वाद क्या है? फ्रायड साहब का मनोविश्लेषणवाद। और युंग ने एक नया वाद दिया जिसका नाम क्या था? विश्लेषण। लिबिडो का विरोध युंग के द्वारा किया गया, ये प्रश्न पूछा गया, इस पर स्टार मार्क। तो दोस्तों आज हमने देखा इस क्लास में जो भी बातें सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड हैं वो सारी हमने इस लेक्चर में देखी। अगर प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। अब आपका CTET के जो एग्जाम है वो आने वाला है, जल्दी फॉर्म जो है उसकी डेट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद टेट होगा। तो इसमें से एक प्रश्न आप आएगा और यहीं से आएगा, इन्हीं में से, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो नोट्स मैंने आपने ये हाथ से बनाए हैं, ये मैंने कई किताबों से, कई सारे अच्छे टीचरों से, इनको मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, और इससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैं क्वेश्चन आपको जो भी टॉपिक हैं उनके हिसाब से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस दोस्तों इतना, धन्यवाद।